कभी सोचा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो सबसे ताकतवर हथियार था, वो आखिर बना कहाँ था? किसी तोपखाने में नहीं, बल्कि एक खेत में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ किसानों की किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरे देश को एक नई राह दिखा दी। जरा सोचिए, एक किसान है, उसके पास जमीन है, लेकिन वो उस पर अपने परिवार के लिए अनाज नहीं उगा सकता। क्यों? क्योंकि उसे मजबूर किया जा रहा है एक ऐसी फसल उगाने के लिए जिससे उसे तो कोई फायदा नहीं होता। यही हकीकत थी 1917 में बिहार के चंपारण के किसानों की। उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी, और बस इसी अन्याय ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने इतिहास बदल दिया। तो ये जो अन्याय था, इसकी जड़ें एक बहुत ही क्रूर सिस्टम में थी। नाम था उसका तिनकठिया। तिनकठिया का मतलब बहुत सीधा सा था। अपनी जो सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन है, उसके 3/20वें हिस्से पर नील उगाना ही उगाना है। और ये कोई मर्जी की बात नहीं थी, ये एक कानूनी मजबूरी थी। एक ऐसा जाल था जिससे किसानों का निकलना लगभग नामुमकिन था। और देखिए, ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, ये एक पूरा का पूरा दुष्चक्र था। किसानों को उनकी मेहनत का, कह लीजिए कि कोई पैसा ही नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ? जर्मनी ने बना ली सिंथेटिक डाई। अब नील की मांग एकदम से गिर गई। तो बागान मालिकों ने क्या किया? अपना घाटा वो भी किसानों से ही वसूला। और हद तो तब हो गई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उन्हें फिर से नील उगाने पर मजबूर किया गया। मतलब हर तरफ से मार किसान पर ही पड़ रही थी। तो ऐसे में जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी, तब एंट्री होती है एक नए विचार की और एक नए लीडर की। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, गांधी जी के हथियार सत्याग्रह के साथ। तो आखिर ये सत्याग्रह था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई धरना या विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये गांधी जी का साउथ अफ्रीका से लाया हुआ एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल टूल था। इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना, यानी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से, अपनी सच्चाई से सामने वाले का दिल जीतना, उसका हृदय परिवर्तन करना। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ थी हिंसा, जिसे गांधी जी पशु बल कहते थे। उनका मानना था कि ये कमजोरों का हथियार है। और दूसरी तरफ था सत्याग्रह, यानी आत्मबल। ये बहादुरों का हथियार था। इसका मकसद किसी को मजबूर करना नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से दुश्मन का भी मन बदल देना था। और अब इस नए हथियार का पहला टेस्ट होना था, भारत की जमीन पर, चंपारण में। जब गांधी जी वहां पहुंचे, तो वो सिर्फ एक इंसान का आना नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक सीधी टक्कर की शुरुआत थी। गांधी जी ने खुद कहा था, वे पशु बल का उपयोग करते हैं, हम आत्मबल का। ये एक लाइन ना उनके पूरे फिलॉसफी का निचोड़ है। उनका मानना था कि असली आज़ादी कोई भीख में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने से, और जरूरत पड़े तो कष्ट सहने की हिम्मत से। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल। उनके बुलावे पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे। वहां पहुंचते ही अंग्रेजों ने उन्हें फौरन जिला छोड़ने का सरकारी फरमान सुना दिया। लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि जो भी सजा होगी वो भुगतने को तैयार हैं। बस यही था भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा का एक्ट, और इसी के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। हजारों हजारों लोग उनके सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए। नतीजा, सरकार को झुकना पड़ा। और यहीं से सत्याग्रह के इस पहले एक्सपेरिमेंट के ठोस नतीजे दिखने शुरू हो गए। और नतीजा था ये नंबर 25%। बागान मालिकों ने जो पैसा गैरकानूनी तरीके से वसूला था, उसका 25% हिस्सा उन्हें लौटाना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ पैसे की जीत नहीं थी, ये किसानों के आत्मसम्मान की जीत थी, और बागान मालिकों के घमंड की हार। इस आंदोलन की सफलता बहुत बड़ी थी। सोचिए, सिर्फ पैसा वापस नहीं मिला, पूरी की पूरी तिनकठिया प्रणाली ही खत्म कर दी गई। किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया कानून बनाया गया, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। बढ़े हुए लगान भी कम कर दिए गए। और कमाल की बात यह है कि अगले 10 साल के अंदर ही वो सारे यूरोपियन बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। ये एक कंप्लीट विक्ट्री थी। पर चंपारण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये सिर्फ एक लोकल प्रोटेस्ट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का ब्लूप्रिंट बन गया। चंपारण ने ये प्रूव कर दिया कि बिना हथियार उठाए लाखों लोगों को साथ लेकर भी अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है। इसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रास्ता दिखाया। एक तरफ नरमपंथियों की अर्जियां थीं, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की हिंसा।
चंपारण ने इन दोनों के बीच एक तीसरा कारगर रास्ता दिखाया। और फिर इस मॉडल को धीरे धीरे स्केल अप किया गया। देखिए, 1917 में चंपारण में एक लोकल लेवल पे ये सफल हुआ। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इसे रीजनल लेवल पर टेस्ट किया गया। और फिर इसी मजबूत नींव पर खड़े हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दांडी मार्च जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन। तो सत्याग्रह ने एकता की ताकत तो दिखा दी, लेकिन भारत जैसे डाइवर्स देश को एक साथ लेकर चलना हमेशा इतना आसान नहीं था। और इस एकता की एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई पूना पैक्ट के दौरान। सवाल ये था कि क्या एकता का मतलब ये है कि हर ग्रुप की अपनी अलग आवाज को दबा दिया जाए? ये सवाल तब बहुत बड़ा हो गया जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। तो हुआ ये कि 1932 में ब्रिटिश सरकार ले आई कम्युनल अवार्ड। इसमें दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल की बात थी। इसका मतलब था कि दलित वोटर सिर्फ दलित कैंडिडेट को ही वोट देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। उनका मानना था कि इससे ही दलितों को सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बच जाएगा, और उन्होंने इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर में दोनों बड़े नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर ही दलितों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात मानी गई। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि कोई भी समाज देश की पूरी एकता और उसके अंदर अलग अलग हिस्सों के खास अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है। ये सवाल 1932 में जितना ज़रूरी था उतना ही ज़रूरी आज भी है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।